Could you tell us what are remedies in astrology? नमस्ते मैत्री, नमस्ते साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योतिषीय उपाय। तो आपने रेमेडीज़ के बारे में सुना होगा ज्योतिष में। जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वे लोग आपको कुछ उपाय बताते हैं। तो इसी संबंध में आज की चर्चा है दोस्तों। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो साथियों, कुछ दिनों से मैं अपने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था क्योंकि आपने बताया था कि थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम थी। तो आज मुझे माइक्रोफोन मिल गया है, तो इसलिए मैं आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी basically it is a diagnostic tool to find out where the problem is. So once it is found, then the next step is to rectify or to heal that problem. तो ज्योतिष जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि दिक्कत कहाँ पे है। जब हम उस दिक्कत को पता कर लेते हैं आपकी कुंडली में कि इस ग्रह के कारण है या इस नक्षत्र के कारण है या इस कॉम्बिनेशन के कारण है या फलाना योग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका जो अगला स्टेप है वो है उसे रेक्टिफाई करना, उसे ठीक करना, उसे हील करना। तो जब भी आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वे लोग आपको नॉर्मली आपको कई तरह के उपाय बताते हैं। तो मैं आज उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार वे लोग इस तरह के उपाय बताते हैं कि फलानी पूजा करवाओ, ठीक है जी, उसमें आपके 70-80 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये आपके ना खर्च होते हैं और आपको बेसिकली कोई आइडिया भी नहीं होता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि इन द फर्स्ट प्लेस ये उपाय आपको बताए गए हैं और ये कैसे वर्क करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको इस बारे में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि क्या थ्योरी है और क्यों ये सब बताया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टम है, एक साइंटिफिक सिस्टम है, एक तरह का गणित है बेसिकली। और गणित का एक उसूल होता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जो आपका बैलेंस है वो बराबर रहना चाहिए बेसिकली। वॉट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम दिस सिस्टम, यू नीड टू पे इट बैक। तो मैं इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसे मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि आपको शनि का उपाय करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम होगा उसका उपाय होता है कि आप जो गरीब लोग हैं, जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, या जो सेवक हैं, मतलब जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे लेबर हो गए या आपके लिए दूसरी तरह का काम करने वाले हो गए, जूता चप्पल बनाने वाले हो गए, इस तरह के जो मतलब वीकर सोसाइटीज़ हैं, वीकर लोग हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करना बेसिकली ये शनि का उपाय होता है। ज़्यादातर वो बताते हैं कि आप उन्हें फीड कीजिए, खाना खिलाइए, या जिनके घर पे छत नहीं है तो जो प्रॉपर उपाय है वो तो ये है कि आप उन्हें छत प्रोवाइड करें, लेकिन आप घर तो नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी को, क्योंकि ऑब्वियसली आप उतना ही कर सकते हैं जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। तो इसके लिए इसका सिंबॉलिक है कि आप उन्हें कंबल प्रोवाइड करें सर्दी के टाइम। तो कोई भी चीज़ जो सूर्य को रोकती है वो शनि कहलाती है। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि सूर्य का दुश्मन है शनि। तो जो सूर्य है वो लाइट है। जब भी आप उसे ब्लॉक करते हैं, तो चाहे वो छत से ब्लॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर छत है तो इस ज़रिए ब्लॉक कर रहे हैं, या आप कोई टोपी पहनकर या कोई छाता यूज़ करके,
तो वो जो चीज़ें होंगी वो शनि या शनि का जो एजेंट है राहु, उसकी वस्तुएं मानी जाएंगी। तो जहाँ पे आप छत नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आपसे अपेक्षित है, आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप एटलीस्ट उसके लिए कोई कंबल आप दान करें। तो ये उसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ। तो ये क्यों बताया जाता है? ये तब बताया जाता है जब आपकी कुंडली में शनि मैलिफिक इफेक्ट हो, शनि का ना अच्छा प्रभाव ना हो शनि का, तो इस कंडीशन में आपको बताया जाता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेने वाली चीज़ है बेसिकली। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे थ्योरी है कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो अपने साथ एक कार्मिक बर्डन लेके पैदा होता है, एक कार्मिक बोझ होता है पिछले जन्म का। तो जैसे भी आपके या किसी और के काम होते हैं उसके हिसाब से प्लैनेट्स की पोजीशन सेट हो चुकी होती है। जब वो पोजीशन आसमान में दर्शित होती है, मतलब प्रेजेंट होती है, तो उस समय एक पर्टिकुलर सोल को एक बॉडी मिल पाती है और उसका जन्म होता है। तो ये है जो बैकग्राउंड है इस चीज़ की। तो अगर किसी का शनि ठीक नहीं है या किसी का भी कोई भी ग्रह मान लीजिए ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैक लाइफ से, अपने पूर्व जन्म से, उस ग्रह से रिलेटेड एक कार्मिक बर्डन लेके पैदा हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम कुंडली में आत्मा कारक एनालाइज करते हैं। तो कुंडली में जो भी ग्रह आपका आत्मा कारक होता है तो आप उस ग्रह से रिलेटेड आप कार्मिक बर्डन लेकर पैदा हुए होते हैं। तो आपकी कामयाबी में, आपके सफलता में जो भी बाधाएं आती हैं या आपकी अच्छी सेहत ना होना, तो इनके पीछे आत्मा कारक ग्रह होता है। तो यदि आप उससे रिलेटेड आप उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने में मिलता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो उपाय हैं इनका फ़ायदा कैसे पहुंचता है? तो दोस्तों ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बात वो बताने के लिए आया हूँ जो आपको किसी और ज्योतिष की किताब में नहीं मिलेगी। तो फ़ायदा होता है, हाँ 100% नहीं होता, 20-25-30% होता है। लेकिन वो फ़ायदा क्यों होता है तो ये रिसर्च का विषय है। तो आप कहेंगे भाई मैं तो हमेशा बड़ी साइंटिफिक बात करता हूँ, तो इस चीज़ के पीछे तो मैं कोई लॉजिक दे नहीं पा रहा हूँ। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में हम उसके पीछे क्या कारण है वो खोजने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी कारणवश कारण को नहीं खोज पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जब वो सेब धरती पे गिरा तो न्यूटन ने उसके बाद में फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये धरती पे ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं चला गया। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आई ऑब्जर्वेशन कि एप्पल धरती पर ही क्यों गिरा। उसके बाद में उसने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की और उसने फाइंड आउट किया कि क्योंकि धरती में ग्रेविटेशनल पुल है, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, तो इस वजह से एप्पल धरती पर गिरा, ऊपर नहीं चला गया। तो मेरा क्या बताने का मतलब है यहाँ पे कि सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में हम उस ऑब्जर्वेशन के पीछे कारण क्या है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम कामयाब हो जाते हैं कारण फाइंड आउट करने की कोशिश में, कई बार हम कामयाब नहीं हो पाते। तो जब हम नहीं हो पाते तो एक थ्योरी से काम चलाते हैं। वो थ्योरी तब तक सस्टेन करती है जब तक उससे भी ज़्यादा वैलिड थ्योरी उसकी जगह नहीं ले लेती। तो इस तरह से साइंस चलती है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी चलती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। तो मैं जब कह रहा हूँ कि उपाय काम करते हैं 20-25%, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये कैसे काम करते हैं या क्यों काम करते हैं, ये एक रिसर्च का विषय है, कैलकुलेशंस का विषय है, जिसके बारे में मैं काफ़ी कुछ तो जानता हूँ, मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में रखूँगा। और दोस्तों एक और मैं बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मैं वो विषय कवर कर रहा हूँ जो किसी किताब में कवर नहीं है पहले।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो साधारण टॉपिक्स हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा हो तो उसका क्या असर होता है, तो ये तो आप कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आप वीडियो देख लीजिए या कोई भी किताब पढ़ लीजिए। आपके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जैसे के.एन. राव, दास बिहारी, बी.वी. रमन, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो आप कहीं से भी उस चीज़ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ वो विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और इन ज्योतिषियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो उन टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ। खैर, हम वापस चर्चा पर आते हैं। तो मान लीजिए शनि के बारे में किसी ने आपको उपाय बताया, तो वो उपाय क्यों बताया गया इन द फर्स्ट प्लेस? वो इसलिए बताया गया क्योंकि जब किसी ज्योतिषी ने कैलकुलेट किया आपकी कुंडली में तो पाया कि शनि मैलेफिक प्लैनेट है आपकी कुंडली में, तो इससे रिलेटेड यदि कोई उपाय किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर शनि की जो पकड़ होगी वो थोड़ा ढीली होगी और जो आपके बिगड़े हुए काम हैं, जो आपके काम डिले हो रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि वॉट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम दिस सिस्टम यू हैव टू पे इट बैक टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो वो शनि का जो कार्मिक बर्डन है वो क्यों है या शनि मैलेफिक क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि पुराने ज़माने में आपने, हो सकता है कि अपने किसी सेवक के साथ में या किसी डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी के आदमी के साथ में कुछ अन्याय किया होगा, तो इस जन्म में आपको पे बैक करना पड़ेगा। ये उसके पीछे लॉजिक है। तो ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी उपायों की कि आपने जो कुछ लिया तो वो आपको पे बैक करना पड़ेगा, तो उससे कुछ हद तक आपको फ़ायदा पहुंचेगा। पूरा नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि यदि आपने उसके साथ में कुछ ख़राब किया हुआ है तो डेफिनेटली आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बुरा किया होगा और आप उसे किसी आदमी को कोई कंबल वगैरह दान करके आप पूरा पूरा थोड़ा उसे नलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रेस वो व्यक्ति गो थ्रू हुआ होगा आपके किसी काम के कारण, तो आप पूरा पूरा तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सिंबॉलिक है कि आप चलो कुछ तो आपने ट्राई किया है ना, कुछ तो आपने कोशिश की है, तो इस हिसाब से उसे बैलेंस करने की एक कोशिश है। दूसरी जो कैटेगरी आती है उपायों की, तो यहाँ पे क्या है कि हम जब कोई चीज़ दान दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम वो चीज़ अपने से अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है कि ग्रहण करना। अब यहाँ ग्रहण एक्लिप्स वाला ग्रहण नहीं है, जो सूरज और चंद्र ग्रहण होता है वो वाला ग्रहण नहीं है। ग्रहण करना मतलब हम कुछ अपने अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हम उस प्लैनेट से रिलेटेड जो तत्व है, जो एलिमेंट है, हम उस चीज़ की, उस एलिमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं अपने अंदर। ऐसा क्यों करेंगे हम? जब आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट शुभ तो हो, मतलब उसका असर तो अच्छा हो, लेकिन वो प्लैनेट वीक हो, मतलब डेफिशिएंट हो, तो तभी उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ की डेफिशिएंसी होगी आपके अंदर। तो उसे पूरा करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, तो एक एक करके मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बात आती है ग्रहण करने की, तो उसमें हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो काम करती हैं। साइट, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें। तो पहला हम एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं साइट। तो जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, तो सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल शनि का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए ये बेनिफिशियल है आपकी कुंडली में, अच्छा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को बताया जाता है भाई ब्लू कलर आपके लिए बहुत फेवरेबल है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। तो आप इसे ऐसे समझें
कलर्स की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, ये तो आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता होगा। तो आप एरोप्लेन में जाते हैं, आप देखेंगे कि सारी सीट्स वहाँ पे ब्लू होती हैं या ब्लू शेड की होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि ब्लू कलर आपको सूदन करता है, आपको काम डाउन करता है। और वो काम डाउन क्यों करता है? क्योंकि शनि जो है, शनि का ब्लू कलर है। जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी ब्लू ब्लू ही है वो। तो शनैचर जब हम कहते हैं तो वो 2 वर्ड्स से बना है, शनै प्लस चर। शनै का मतलब धीरे, चर का मतलब चलने वाला। तो शनिचर जो है वो बहुत धीरे चलता है प्लैनेट, आपको पता होगा। तो 2.5 साल में वो एक हाउस को कवर करता है और पूरे आपके होरोस्कोप को 30 साल में कवर करता है, क्योंकि 12 हाउसेज हैं। तो 2.5 इंटू 12 30 ईयर्स। तो इसकी गति धीमी है। धीमी गति का क्या मतलब हो गया कि ये आपकी एनर्जीज को धीमा करता है, लो डाउन करता है। तो इसी वजह से जब भी जहाँ पे भी पैनिक वाली सिचुएशंस होती हैं, जैसे एरोप्लेन के अंदर या हॉस्पिटल में, तो वहाँ ज़्यादातर ब्लू फर्नीचर होता है, मतलब जो फर्निशिंग होती है वो ब्लू होती है, जिससे कि आदमी काम डाउन हो जाए। अब आप इमेजिन करके देखिए, एरोप्लेन के अंदर ना ऑरेंज या रेड सीट्स हों चारों तरफ। तो जो ऑरेंज और रेड है ये मार्स का रंग है, मंगल का रंग है, और इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो जो एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो अगर आपको एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करना आता है, जो कि आम लोगों को नहीं आता है, तो वो एक पैनिक में तब्दील हो जाता है, एक एंगर में या पैनिक में तब्दील हो जाता है। तो प्लेन के अंदर आप इमेजिन करके देखिए कि अगर सारी सीटें जो हैं वो ऑरेंज या रेड कलर की हैं, तो आपको कैसा फील होगा। या हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो आपको डेफिनेटली वो आपको ना थोड़ा पैनिक कर देगा। तो ये ही प्रिंसिपल है इस चीज़ के पीछे भी, जब कोई आपको बताता है कि ये वाला कलर आपके लिए लकी है या ये वाला कलर लकी नहीं है, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो केवल इतना ही है कि ये कलर आपकी एनर्जी के साथ में क्या करेगा। ठीक है जी। अगर वो बेनिफिशियल है तो वो आपके लिए लकी है, अगर वो नहीं है बेनिफिशियल तो आपको अवॉइड करने के लिए बताया जाता है। तो ये तो हुई साइट की बात। तो जब हम ग्रहण करने का जो अगला मेथड है वो है हियरिंग, कुछ सुनना। तो जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसके हिसाब से भी हमारी जो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। मैं कुछ साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, UCLA का ही था वो। तो उसमें बताया गया था कि कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिन्हें हम सल्फीजियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जो भी म्यूज़िक या जो भी सॉन्ग्स जो होते हैं इन फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डिप्रेशन को ठीक करने में। तो म्यूज़िक थेरेपी आप इसे कह सकते हैं एक तरह से। तो ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ मंत्रास हैं। तो मंत्र का मतलब ये नहीं होता जो आपको कॉमनली बताया जाता है कि भाई आप फलाने मंत्र को लेके 2.5 लाख बार जाप करो या फलाना करो। वो मंत्र का क्या मतलब होता है कि जो साउंड एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से आप जनरेट करें, जो कि आपके अंदर कुछ क्योर करने के लिए कैपेबल इन्वायरमेंट लेकर आएगी। ये है उसका मतलब। तीसरा जो प्रकार है किसी चीज़ को टेक इन करने का वो है फीलिंग। स्किन से आप फील करते हैं चीज़ को। तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एक्चुअली अपने आप में। इसके बारे में भी मैं कोई एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता पाऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है वीडियो को छोटा रखा जाए। तो जब हम फील की बात करते हैं तो उसमें मसाज थेरेपीज़ हैं, जैसे रेकी है, एक्यूपंक्चर भी इसी में आएगा, और कुंडलिनी को जागृत करने के जो हमारे योग की टेक्निक्स हैं वो भी इसी में आएंगी।
तो होता क्या है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन उनमें से 7 मेन चक्रास हैं। तो जब भी एनर्जी का फ्लो उन चक्रास के बीच में बाधित होता है या प्रॉपरली नहीं हो पाता, तब अलग अलग तरह की हम परेशानियां झेलते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ इमोशनल टाइप की होती हैं, कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो इसे क्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्यूपंक्चर भी उसमें है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस भी होती हैं। तो जब हम मसाज की बात करते हैं तो उसके लिए जो ऑयल प्रिपेयर करना होता है उसकी भी अलग टेक्निक होती है। तो हम उसमें उस चीज़ से संबंधित चीज़ें ऐड करते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी की कुंडली में सूरज ज़्यादा बेनिफिक नहीं है, सूरज का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। तो उसके लिए हम किस तरह का ऑयल प्रिपेयर करेंगे कि उस ऑयल के अंदर हम लौंग या कैम्फर की मात्रा को डालने की कोशिश करें। तो साथियों, आप जानते ही होंगे कि लौंग सूरज का प्रतीक होता है। आप एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन बनाकर देखना, जब भी सूरज की प्लेसमेंट आप देखिए कि सही होगी गोचर में, तो उस टाइम जो लोग कमोडिटी का काम करते हैं ना, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लौंग हो गई और सोना हो गया, इन सब चीज़ों के दाम में शेयर मार्केट में उछाल आता है थोड़ा सा। और जब सूरज की पोजीशन वीक चल रही होती है तो इन चीज़ों के जो रेट्स हैं उनमें गिरावट आती है शेयर मार्केट में। और ऐसे ही शनि से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, तो इन सब चीज़ों में उछाल तब आता है जब शनि की पोजीशन ठीक चल रही होती है। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके प्रिंसिपल्स आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब जैसे मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, मान लीजिए a+b², तो आप उसे अप्लाई ऐसे ही तो नहीं कर सकते कहीं पे भी। जो भी इक्वेशन है उसे आप पहले डिराइव करके वहाँ तक लेके आएंगे, उस पॉइंट तक जहाँ पर वो फार्मूला एप्लीकेबल हो सकता हो। तो ऐसे ही आपको एस्ट्रोलॉजी में करना पड़ता है। तो एक आपको जो रियल एस्ट्रोलॉजर है वो आपको सिंप्लीफाई करके वो आपको बताता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिन्हें आप उपाय कहते हैं। उसके पीछे का विज्ञान क्या है उसके संबंध में आज की ये चर्चा है। तो ये तो हो गया फील के बारे में। अगला है टेस्ट, जिसे हम कहते हैं। तो टेस्ट में क्या आता है कि आपको कई चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आप ये चीज़ें खाइए, ये अवॉइड कीजिए। तो जिन चीज़ों को खाने के बारे में बताया जाता है वो चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए उन चीज़ों के अंदर वो एलिमेंट होता है जो कि आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो शुभ तो है लेकिन वीक है, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड जो वस्तु होगी आपको बताया जाएगा, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट थोड़ा वीक है, लेकिन ये प्लैनेट आपका करना तो फ़ायदा चाहता है, लेकिन इसके बेचारे के पास में खुद ही एनर्जी कम है। तो आप इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को अपने पास में रखेंगे तो आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। नेक्स्ट जो तरीका है किसी चीज़ को टेक इन करने का वो है स्मेल। तो आप एरोमा थेरेपी के बारे में भी जानते होंगे। कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे लोबान है या लौंग है, कैम्फर है, कपूर है। इन चीज़ों को बर्न करने पे एक सर्टेन टाइप की एक स्मेल जनरेट होती है और वो आपके ब्रेन में एक स्पेसिफिक जगह को एक्टिवेट कर सकती है और जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं।
तो ये एक अलग तरीका है। अच्छा, और एक और तरीका है भाई किसी चीज़ को बोलना, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप कंपन पैदा करते हैं, साउंड वेव्स पैदा करते हैं। अगेन जो आप बोलते हैं वही आप सुनते हैं, और उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आप बोलते हैं तो वो आपको वैसा फल देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है वो हमेशा गालियाँ देकर बात करते हैं, हालांकि इंटेंशनली नहीं देते, बट उनकी आदत में ये बात शामिल होती है कि वो हमेशा गाली देकर बात करते हैं। तो जब कोई ऐसा करता है तो उसका क्या होता है, जो आपकी वाणी का कारक है वो होता है मरकरी, बुध। तो आपकी जो कुंडली में बुध बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज जनरेट करने लगता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप अपनी स्पीच को भी सात्विक रखें। सात्विक मतलब सिंप्लीफाइड रखें, अच्छा रखें। जो भी चीज़ सात्विक होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है और वो आपके लिए लाभदायक। अब जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है उन्हें मंडलम का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जैसे स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं, उन्हें जब आप बोलते हैं तो एक साउंड एनर्जी जनरेट होती है, उनके अलग इम्पैक्ट्स होते हैं। मंत्र का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपको कॉमनली बताया है कि भाई आप फलाने भगवान के लिए आप बैठकर जो है मंत्रोच्चारण करें बैठ के, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आप पाएंगे कि जो ग्रहों के लिए जो मंत्र हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, और जो भक्ति के लिए मंत्र यूज़ किए जाते हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। जो मेरा पर्सनल मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में क्या होता होगा कि जैसे कोई मान लीजिए हीलिंग के ऊपर काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हीलिंग के ऊपर काम कर रहा है तो, और वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसके आसपास के लोग हैं अब उन्हें तो मालूम नहीं है कि आदमी कर क्या रहा है। तो जब वे उसे पूछते होंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, तो वो सोचता होगा कि अगर मैंने इन्हें कुछ समझाने की कोशिश की तो वही ब्लास्फेमी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा, और हो सकता है ये लोग मुझे ऐसे डाइन समझकर या ब्लैक मैजिक करने वाला समझकर मुझे परसिक्यूट करने की कोशिश ना करें, मारने की कोशिश ना करें। तो उसका जो इजी उपचार था वो ये था कि आम आदमी को ये बता दो भी मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो उससे वो आगे पूछना छोड़ देगा कि भाई ठीक है भक्ति कर रहा है तो चलो अच्छी बात है, फिर तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। लेकिन आप अगर डिटेल में पढ़ के देखेंगे तो जो थियोलॉजी है, जो रिलीजन की जो स्टडी है, उसका कोई ताल्लुक है नहीं है एस्ट्रोलॉजी के साथ में, वो एक अलग चीज़ है। और जो एस्ट्रोलॉजी है ये प्योरली मैथमेटिक्स है। तो मुझे यही कारण नज़र आता है इसके पीछे कि क्यों एस्ट्रोलॉजी को हमेशा भक्ति के साथ जोड़ लिया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है कि आपका विचार इससे भिन्न हो, तो आप अपने विचार को अलग रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तक जो 30 साल की जो मेरी स्टडी है इस फील्ड में, तो उसमें मैंने यही कंक्लूड किया है कि ऐसा ही रहा होगा। तो दोस्तों जो ये टेक इन करने वाले उपाय हैं ये तब बताए जाते हैं जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुभ हो लेकिन वीक हो, तब इन उपायों को करने के लिए बताया जाता है आपको। अब कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ बैठा है और आप उसी से रिलेटेड चीज़ को ओढ़ लेंगे या उसी से रिलेटेड चीज़ को आप और कंज्यूम करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा करेगा। इसीलिए कभी कभी आपको ये भी बताया जाता है कि भी आप फलाने दिन इस चीज़ को ना खाएं या ना पिएं, तो उसके पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब तीसरा जो तरीका है वो है सेवा। तो मेरे विचार में
ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय होता है। तो इसे भी मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। तो पहले जैसे मैंने बताया है कि सूर्य का शत्रु ग्रह होता है शनि, और सूर्य तो आप जानते ही हैं सनलाइट होता है, तो जो भी चीज़ सनलाइट को ब्लॉक करे वो शनि की चीज़ मानी जाएगी, जैसे कि छत या छाता या टर्बन या पगड़ी या टोपी। आप जानते होंगे सिख लोग जो होते हैं वो टर्बन बांध के रखते हैं और ऑब्वियसली बाल रखते हैं। बाल भी शनि का कारक होते हैं, क्योंकि जब आपके सिर के ऊपर बाल जो हैं वो उनका बेसिक उनका, आप अगर सिख लोगों को और जानते होंगे तो वे लोहे का उपयोग ज़्यादा करते हैं। सर्वलोहधारी की परंपरा है उनमें, कि जैसे लोहे का कड़ा पहनना, लोहे के बर्तन में खाना पकाना और खाना, तो लोहा भी शनि का कारक है। आप उन्हें पाएंगे कि ज़्यादातर सिख लोग जो हैं वो बहुत बढ़िया नाम कमाते हैं शनि से रिलेटेड जॉब में। जैसे मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स का काम हो, लोहे का मतलब हार्ड वर्क का से रिलेटेड काम हो, तो ये सभी काम जो है वो शनि से रिलेटेड हैं। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि सिख लोग जो हैं वो, आपने देखा होगा गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, लंगर बनाने में, गुरुद्वारा साफ़ करने में, जूते चप्पल साफ़ करने में, तो ये सारे जो काम हैं ये शनि से रिलेटेड काम हैं। तो चाहे वो ज्योतिष में विश्वास करते हों या ना करते हों, लेकिन किसी न किसी हद तक वो अपने शनि को ठीक कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे सिख धर्म में जो छुआछूत का जो भाव है वो भी कम होती है, जो भेदभाव कम होता है उसमें। इनके गुरु नानक देव जी हैं, तो उनका तो अपनी लाइफ का जो पूरा काम था वो इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए था। तो जब भी कोई भेदभाव करता है ना अपने से नीचे आदमी के साथ में, अपने से नीचे वाले आदमी के साथ में, तो जैसे जो मज़दूर वगैरह हो गए या जो थोड़ा सा सफाई कर्मी हो गए, इस तरह का काम करने वाले लोग होते हैं, तो ये शनि का कारक होते हैं। तभी शनि के उपाय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहा होता है। तो जब जो व्यक्ति भेदभाव ज़्यादा करता है उसकी कुंडली में शनि ज़्यादा खराब आपको मिलेगा। जो कौमें या जो व्यक्ति भेदभाव में विश्वास कम करते हैं, तो उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि शनि इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि शनि इक्वालिटी का कारक है। चाहे वो आपके परिवार में स्त्रियों के साथ इक्वालिटी का मामला हो या समाज में थोड़े डाउन ट्रॉडन लोगों के साथ इक्वालिटी का मामला हो, तो जो भी लोग भेदभाव करते हैं उनकी कुंडली में शनि ज़्यादा खराब करेगा जब उसका टाइम आएगा, जब उसकी दशा आएगी। तो ये जो सेवा है मेरे विचार में सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय है। तो चाहे आपका कोई ग्रह खराब है या नहीं है, आप यदि अपना कुछ टाइम सेवा में डिवोट करते हैं तो वो आपके लिए निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद होगा। अब सेवा किसकी करनी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कार्मिक बर्डन ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए शनि से रिलेटेड सेवा करनी है, वो तो आप कहीं पे भी जाकर जो भी थोड़ा सा कम भाग्यशाली लोग हैं तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और एक दूसरे एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ, तो आपने देखा होगा कि कई लोगों की कुंडली में बृहस्पति ख़राब होता है, तो आपको बताया जाता है कि आप पीली चीज़ का दान करें। कई लोग तो बताते हैं सोने का दान कीजिए, तो पीली दाल का दान कीजिए। तो ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे पर्सनल विचार में देखिए जो बृहस्पति है उसका ताल्लुक़ एजुकेशन से है। अगर बृहस्पति से रिलेटेड आप कार्मिक बर्डन लेकर पैदा हुए हैं, आपका आत्मा कारक ग्रह यदि बृहस्पति है आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी पास्ट लाइफ में आपने किसी की एजुकेशन में हो सकता है बाधा डाली होगी, या गुरु रहते हुए आपने किसी शाइनिंग स्टूडेंट के साथ में आपने भेदभाव किया होगा। तो इस वजह से उससे जो रिलेटेड प्लैनेट है अब वो आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो एक बर्डन है जो आपने क्लियर करना है। तो वॉट एवर यू हैव अब्यूज्ड इन दिस सिस्टम यू विल हैव टू पे बैक। तो
इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। तो बृहस्पति का रंग पीला है, तो आपको बताया जाता है गुरु की सेवा करें, और बहुत सारी तरह के उपाय हैं, आप पढ़ सकते हैं किसी भी किताब में। तो मेरे विचार में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय है वो ये है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड मदद करें। तो कोई जो गरीब बच्चा है, आप उसके लिए बुक्स प्रोवाइड कर दें, आप उसकी 1 महीने की फ़ीस भर दें, ठीक है। आप अगर कर सकते हैं तो 1 घंटा डिवोट करें गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो गुरु होगा वो अच्छा इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगा आपकी कुंडली में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, जो चौथा तरीका है उपायों का वो है जेम्स के थ्रू, जो रत्न होते हैं, जो नग होते हैं, उनके थ्रू। अब साथियों, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है स्पेक्ट्रोमीट्री, जो कि बताता है कि सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को आप मेज़र करें तो आपको पता लगता है कि वो किस एलिमेंट से जनरेट हुए हैं, किस एलिमेंट से रेडिएट हुए हैं। तो जब भी हम कॉस्मिक रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं किसी ऑब्ज़र्वेटरी में, तो हम उस लाइट को ये स्पेक्ट्रोमीट्री के द्वारा तोड़कर, रिजॉल्व करके, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि किस एलिमेंट से रिलेटेड ये लाइट हमें मिली है, ठीक है। फिर हम उससे फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये लाइट वो फलाने प्लैनेट से आ रही है या वो फलाने स्टार से आ रही है, तो उस स्टार की जो कंस्टिट्यूशन है, उस स्टार, वो जो स्टार है वो किन एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। तो क्या वहाँ पे एल्युमिनियम ज़्यादा होगा, या क्या वहाँ पे सिलिकॉन ज़्यादा होगा, या कौन सा एलिमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आप फलाना रत्न पहनिए, तो उसके पीछे थ्योरी यही है कि जब भी कोई चीज़ आपकी बॉडी से 24 घंटे टच रहेगी तो उसकी एक अपनी एनर्जी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो यदि वो तो कोई भी जो चीज़ है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी एक लाइट होती है। तो वो जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस प्लैनेट का कारक है वो चीज़। और यदि वो शुभ है और वीक है तो आप उस प्लैनेट से रिलेटेड वो चीज़ या वो रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत आपको ना केयर बरतनी पड़ेगी, बहुत आपको सावधान होकर उस रत्न का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ये जो आपके बिल्कुल क्या कह सकते हैं, मतलब ना झोला छाप जो पंडित होते हैं वो आपको ना कुछ भी बता देंगे, और वो एक तो आपका पैसा खर्च होगा, क्योंकि ये रत्न जो हैं वो कोई सस्ते तो होते नहीं हैं। 20, 25, 30, 50 हज़ार का मतलब ना रत्न होता है। जैसे आप टोपाज खरीदने जाएं जो कि जुपिटर का रत्न है, या आप सफ़ायर खरीदने जाएं जो कि सैटर्न का रत्न है, तो आप 20, 25, 30, 35 हज़ार खर्च कर देंगे। उसके बाद अगर वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे तो आपका मन और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो पहले आप ये फाइंड आउट करें, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से आप पता करें कि आपको इस रत्न की ज़रूरत है भी है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नेगेटिव बैठा हुआ है, जब मैं कुंडली कहता हूँ तो उसका मतलब है आपका लग्न चार्ट, आपकी चंद्र कुंडली, आपका नवांश और D10, ये 4 आपने देखने ही देखने हैं। तो कोई भी बात आप जो बताना चाहते हैं, अगर इन चारों में से किसी एक चार्ट में वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब वो बात इतनी पक्की नहीं है। उसके संबंध में आप किसी जानकार के साथ परामर्श करें। तो अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह अच्छा बैठा है और उसकी पावर कम है, तो आप उस ग्रह से रिलेटेड जो भी रत्न है उसे पहनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है या जो भी राशि 6वीं या 8वीं में बैठी हो,
या चंद्रमा से 6वीं या 8वीं में बैठी हो, तो एक कॉमन रूल आप लिख लीजिए कि इनसे रिलेटेड रत्न आपको नहीं पहनना है और इनसे रिलेटेड दान भी आपको नहीं लेना है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए शुक्र आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, सपोज कीजिए। तो शुक्र जो है वो लेडीज़ का कारक होता है, लड़कियों का कारक होता है। अब लड़कियां छोटी वाली नहीं, जो प्यूबर्टी अटेन कर चुकी हैं, वो वाली लड़कियां, तो वो शुक्र से देखी जाती हैं। तो जैसे 14-15 साल से जो नीचे की बच्चियां होती हैं वो बुध होती हैं, उनका कारक बुध होगा। 14-15 साल से ऊपर की जो लेडीज़ होंगी, मतलब अप टू 48, 49, 50 ईयर्स, तो उनका कारक जो है वो शुक्र होता है। 50 से ऊपर जो मतलब मेनोपॉज को जो अटेन कर चुकी हैं, वो चंद्र से देखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक होता है, इसलिए। तो इसमें ना आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। आप मतलब किसी आम ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ का कुछ बता। तो मैं बात बताना चाहता था कि मान लीजिए शुक्र आपका 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लेडीज से कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। हो सके तो उन्हें दे दे, कभी लेना नहीं चाहिए। खासकर शुक्र की चीज़ तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। शुक्र की चीज़ क्या होती है? जब परफ्यूम हो गया, कोई कपड़े हो गए, तो आपको अगर कोई दे भी रही है, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह आपको दे भी रही है, तो आप उसके बदले में कुछ पे कर दें, कुछ प्राइस पे कर दें, तो वो एक तरह की डील हो जाएगी, वो दान नहीं होगा। तो इसी तरह से डिसाइड किया जाता है कि भी कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको देनी चाहिए। अब ये जेम्स की बात हमने की। इसके बाद में एक और तरीका है, वो है रिचुअल्स। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रेमेडी होती है। तो दोस्तों, मैंने 2014 में मैक्सिकन यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया था कुरादिस्मो का। तो उसमें उन लोगों ने, जो वहाँ के नेटिव होते हैं, उन्हें भी इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। तो साउथ अमेरिका और मैक्सिको वाली साइड में, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और लैटिन अमेरिका और कोलंबिया, पेरू, ये इस जगह पे भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। आपने मायंस के बारे में सुना होगा, एज़टेक्स के बारे में सुना होगा। तो उन्होंने भी इस चीज़ में काफ़ी काम किया हुआ है और उन्होंने भी काफ़ी सारे रिचुअल्स डेवलप किए हैं, तो उनसे भी लाभ लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो हिब्रू कबाला सिस्टम है, जो कि जेरूसलम और सुमेरियन और मेसोपोटामियन लोगों ने डेवलप किया है, तो उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। मेनली साउथ अमेरिकन जो रेड इंडियन लोग हैं, उन्होंने इस बारे में, हीलिंग के संबंध में उनका काफ़ी अप्रिशिएबल काम है। लेकिन ये रिचुअल्स वे नहीं है जो आपको टीवी में या मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भी कोई तांत्रिक बैठा हुआ है और बलि चढ़ा रहा है बैठ के। वो सब नहीं है। वो मतलब ना, आपको डिटेल में जाकर आप उसके बारे में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। रिचुअल्स के बारे में मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा। लेकिन डेफिनेटली रिचुअल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं और 70-80 हज़ार रुपया आप लगा रहे हैं, कोई आदमी हवन कर रहा है, यज्ञ कर। आपका मन है तो आप ज़रूर कीजिए, बट जो मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है और जो साइंटिफिक है। तो जो रिचुअल्स हैं वो भी उपायों की तरह महंगे से महंगे भी हो सकते हैं और इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बता रहा है, उसकी अपनी जानकारी कितनी है, क्या उसे ऑल्टरनेटिव्स का पता है, या वो जस्ट एक स्टीरियोटाइप एस्ट्रोलॉजर है और आपके बस पैसे लगवाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें काउंट की जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी
और आपको चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस बारे में और चाहते हैं कि मैं आपके सामने तथ्य लेकर आऊं। और आपके समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।